Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 80. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा 5th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे. इट मीन्स आज की इस वर्कशीट में भी हमारा यही सेम चैप्टर है वो हम कंटिन्यू रखने वाले. लेट्स बिगिन. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 80. Subject SST Social Science, in which Geography Chapter number 5 Natural Vegetation and Wildlife है. इस चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले हैं. डेट 4th of Feb 2021. आज की इस वर्कशीट में हमें टोटल 10 क्वेश्चंस मिले, इंक्लूडिंग वेरी शॉर्ट एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट डज नेचुरल वेजिटेशन मीन. हमें बताना है कि ये नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है. सो द वेजिटेशन दैट ग्रोज ऑन इट्स ओन विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. यानी कि वो वेजिटेशन जो अपने आप उगती और बढ़ती है बिना किसी ह्यूमन बीइंग के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्प के, तो उसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. जैसे रोड साइड में जो ग्रास है यानी कि सड़क के किनारे जो घास है वो अपने आप उगता है ना, तो वो है नेचुरल वेजिटेशन. ओके, सो द नेचुरल वेजिटेशन इज दैट वेजिटेशन दैट ग्रोज ऑन इट्स ओन विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वेजिटेशन में रबर आता है. ओके, रबर कौन सी वेजिटेशन में आता है ये हमें बताना है. ऑप्शन दिए गए हमें, टुंड्रा, हिमालयन, मैनग्रोव्स एंड द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो यहाँ पे हमारा डी आंसर रहेगा. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट है रबर. रबर कहाँ पाए जाते हैं? रबर वहां पर पाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, और जहां रेनफॉल अधिक होती है वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वहां पर रबर पाए जाते हैं. ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है मेनली इन गोवा, कर्नाटका एंड केरला, वहां पर रबर पाए जाते हैं और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के पार्ट है. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्लोरा एंड फोना, और वी कैन से दैट व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लोरा एंड फोना. हमें बताना है कि ये फ्लोरा एंड फोना होते क्या है. ओके, द टर्म फ्लोरा मीन्स the plants in the particular region. यानी कि the term flora refers to the plants in a particular region. यानी जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ पे जितने भी टाइप के प्लांट पाए जाते हैं वो सभी फ्लोरा है. ओके, और फोना क्या होता है? फोना मीन्स द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स इन पर्टिकुलर एरिया. जो पर्टिकुलर एरिया में जितने भी टाइप के एनिमल्स मिलते हैं तो उन सभी को हम बोलेंगे फोना. ओके, तो इनके लिए हम जनरली हम फ्लोरा एंड फोना टर्म्स यूज करते हैं. वी कैन यूज द प्लांट्स एंड एनिमल्स टर्म भी यूज की जा सकती है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सिमलीपाल बायो रिजर्व्स लोकेटेड. इंडिया के कौन से स्टेट में सिमलीपाल बायो रिजर्व्स है, हमें ये बताना है. तो ऑप्शन दिए गए पंजाब, दिल्ली, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. हमारा आंसर रहेगा सी, उड़ीसा में है ये. एंड इट वाज इन न्यूज में रहा था, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था इन 2001 के आसपास, जब विद इन 1 मंथ के आसपास मोर देन 30 लॉयंस है वो मारे गए थे सिमलीपाल में. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट. हमें बताना है कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है, परसेंटेज वाइज, नॉट द टोटल एरिया. ओके, टोटल एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वर्कशीट, लेकिन हमें यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताना है. तो इसमें त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम और मिजोरम, हमें 4 ऑप्शन मिले. हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मिजोरम. 86% जो एरिया है मिजोरम का वो फॉरेस्ट कवर है. मिजोरम के बाद सेकंड प्लेस पे अरुणाचल प्रदेश आता है विद 80%. नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, जो हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा. रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सबसे पहले तो हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है. एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी, सजेशन आया था कि आप पैराग्राफ है वो साथ ही साथ रीड कीजिए, तो इस बार मैंने ट्राई किया. यहाँ पे दिया गया कि इन रीजन with less than 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and the bushes. जो एरिया है जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है वहां पर थॉर्नी ट्रीज और बुशेज यानी कि कंटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है. तो ये किसकी बात हो रही है? थॉर्न फॉरेस्ट, जिनको हम एरिड वेजिटेशन या फिर डेजर्ट वेजिटेशन भी बोल सकते हैं. ओके, कहाँ होती है? जो लो रेनफॉल एरिया होता है. लो रेनफॉल एरिया में मेनली लेस देन 70 सेंटीमीटर जो एनुअल रेनफॉल होती है वहां पर इस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का वहां पर मेनली होते हैं. अगर हम मैप में चेक करना चाहें
तो ये लगभग इंडिया का वो पार्ट जो पाकिस्तान के साथ लगता है, तो उस पार्ट में इस टाइप की वेजिटेशन वो पाई जाती है, यानी कि ये जो रीजन है, ओके, ये जो एरिया है, इस एरिया में वेजिटेशन मिलती है। कौन सी? थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। अगर स्टेट्स वाइज बात करें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के जो पार्ट है वहाँ पर इस टाइप की वेजिटेशन मिलती है। पाम्स, कैक्टस, बबूल एंड खेजड़ी, दीज आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस रीजन, यानी इन फॉरेस्ट में मुख्य तौर पे कंटीले पेड़ ही पाए जाते हैं। दीज आर स्केटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। ये जो पेड़ होते हैं यहाँ पर वो स्केटर्ड यानी कि बिखरे होते हैं, यानी कि देयर इज ए लैक ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन काफ़ी कम होती है और जो भी पेड़ यहाँ पर होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। इनकी लॉन्ग रूट्स होती है, जड़ें काफ़ी लंबी होती है टू गेट द मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ, ताकि वो नमी मिलती रहे। एंड लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन। इनके जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो काफ़ी मोटे होते हैं और छोटे होते हैं टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन। These forests give way to thorn forest and scrubs in arid regions और एरिड एरियाज की यहाँ पर मुख्य तौर पर जो थॉर्न फॉरेस्ट में झाड़ियाँ भी मिलती है, बुशेस भी मिलती हैं, तो इस टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आपको भी इसी टाइप के पैराग्राफ मिलने वाले हैं एग्जाम में, एटलीस्ट आपके 2 पैराग्राफ रहेंगे सोशल साइंस में और उन पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस है जिनको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच स्टेट्स हैव थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया? कौन से स्टेट्स हैं जहां पर थॉर्न फॉरेस्ट कंटीले वन पाए जाते हैं? तो थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, मेनली राजस्थान में, एंड इन द सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी एंड हरियाणा टू, यानी कि इनके भी कुछ पार्ट में मिलते हैं। तो अगर हम ये भी लिखते हैं कि दिस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन राजस्थान एंड द एडजॉइनिंग स्टेट्स, यानी कि राजस्थान और उनके नेबरिंग स्टेट्स में है, तो भी ये इनफ रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया, इन हाउ मच रेनफॉल इन हाउ मच एनुअल रेनफॉल एरियाज द डिजर्ट फॉरेस्ट और वेजिटेशन फाउंड? हमें बताना है इन हाउ मच एनुअल रेनफॉल एरियाज डज डेजर्ट वेजिटेशन इज फाउंड, यानी कि कितने सेंटीमीटर बारिश वाले इलाके में डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती है। तो वो है इन एरियाज विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, जहां पर एनुअल रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम है। हालांकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ के किसी भी कोने में 70 सेंटीमीटर रेनफॉल नहीं होती, 50 सेंटीमीटर भी नहीं होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड हमारा पार्ट है 6th क्वेश्चन का, वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन? जो डेजर्ट यानी मरुस्थलीय वेजिटेशन है उसके मेन फीचर्स हमें बताने। ट्रीज आर स्मॉल एंड स्केटर्ड इन डेजर्ट वेजिटेशन। जो डेजर्ट वेजिटेशन में होते हैं ट्रीज होते हैं वो छोटे होते हैं, हाइट जो होती है 7 to 8 मीटर के आसपास होती है। ओके, और स्केटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं, कहीं कहीं पर पेड़ होते हैं। देयर रूट्स आर लॉन्ग एंड द लीव्स आर स्मॉल एंड थिक। उनकी जो जड़ें होती है वो लंबी होती है, जबकि लीव्स होते हैं वो छोटे होते हैं और थिक यानी कि मोटे होते हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन इज थॉर्नी, और यहाँ पर जितनी वेजिटेशन पाई जाती है उसमें से ज़्यादातर जो मोस्टली है वो थॉर्नी होती है, कांटेदार होते हैं। नाउ लेट्स डू डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ 6th क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है व्हाई देयर आर मोर थॉर्न्स फाउंड इन द डेजर्ट वेजिटेशन? डेजर्ट वेजिटेशन में ज़्यादातर कंटीले पेड़ पाए जाते हैं, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाते हैं, ऐसा क्यों है? टू अडेप्ट ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन। इसके 2 कारण है। एक तो जो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको अडेप्ट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के लिए यहाँ पर कांटेदार पेड़ ही ज़्यादातर होते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। एंड सेकेंड, टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इवेपोरेशन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर कांटेदार पेड़ और विद स्मॉल एंड थिक जो लीव्स होते हैं ऐसे पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। नाउ लेट्स टू डिस्कस 7th क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 7th क्वेश्चन है विच मेजर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन आवर कंट्री? हमारे देश में कितने टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है वो पाई जाती है? ओके, तो मेजर टाइप की बात करें, देयर आर द 5 मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन आवर कंट्री। 5 टाइप की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। फर्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसको एवरग्रीन इसलिए बोला जाता है, दे रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल एवरग्रीन रहते हैं। इट डजंट मीन दैट कि ये अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं, दे डू शेड देयर लीव्स, ये भी पत्ते गिराते हैं, लेकिन जो डिफरेंट टाइप के ट्रीज होते हैं उनका
जो शेड अपने पत्ते हैं वो गिराने का जो टाइम है वो अलग अलग होता है, इसलिए वो हमेशा एवरग्रीन है, वो विजिबल होते हैं। सेकंड, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट को हिंदी में कहते हैं पतझड़ी वन, जो पत्ते गिरा देते हैं। ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन दे शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, एक साथ वो पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए ये पतझड़ी वन है, एक बार ये बिल्कुल खाली खाली दिखाई देते हैं। थर्ड है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, दीज आर मेनली फाउंड इन द लो रेनफॉल एरिया, स्पेशली इन राजस्थान में ये मिलते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट, दीज आर ऑल्सो नोन एज द टाइडल फॉरेस्ट इनको बोलते हैं, कोस्टल फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है, स्वैम्पी फॉरेस्ट भी इनको कहते हैं। ये कोस्टल एरिया में होते हैं, स्पेशली इन द डेल्टाई रीजन, इसलिए इनको हम डेल्टाई फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। फिफ्थ है माउंटेन फॉरेस्ट और द माउंटेन फॉरेस्ट, दीज आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन में ये मिलते हैं। ओके, तो ये है 5 टाइप्स की वेजिटेशन जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हम मैप वर्क के थ्रू भी इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ पर किस टाइप की वेजिटेशन हमारी कंट्री में मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे। दीज आर फाउंड मेनली इन द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल। तो ये जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, एक्सक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दे तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके बाद जो इंटरनल पार्ट है इंडिया का, दैट इज रिसीविंग द रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है, उस एरिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। थर्ड वन इज जो आपके एग्जाम और मैप वर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट और द डेजर्ट फॉरेस्ट की बात करें तो दीज आर मेनली फाउंड इन द लो रेनफॉल एरिया में मिलते हैं। तो ये राजस्थान एंड द एडजॉइनिंग स्टेट एंड द इंटरनल पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, उसके जो इंटरनल पार्ट है वहां पर ये मिलते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टाइप की वेजिटेशन है वो है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट है वो जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें मिलते हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यूनियन टेरिटरीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और जो लास्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट, जिनको हम डेल्टाई फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, दीज आर फाउंड मेनली इन द डेल्टाई रीजन, सुंदरवन डेल्टा, देन महानदी डेल्टा, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा। तो इन रीजन में मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर मोर डेंस वेजिटेशन ऑन द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स देन द नॉर्दर्न स्लोप्स। जो हिमालयन माउंटेन की बात करें तो हिमालयन माउंटेन ऐसे है, ओके, आग की शेप में। तो उसका जो साउदर्न स्लोप है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा डेंस है, घनी है, जबकि इस पार्ट में इतनी डेंस नहीं है। इसके कारण क्या है ये हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो इसके 3 रीजन है। फर्स्ट, डायरेक्ट इंसोलेशन इज रिसीव्ड थ्रू आउट द ईयर बाय द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय। इंसोलेशन होता है सूर्य ताप, कि जो साउदर्न स्लोप है उस पर पूरे साल सूर्य तप प्राप्त होता है, यानी कि वहां पर सूर्य की रोशनी है वो पहुंचती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। जबकि जो नॉर्दर्न स्लोप है वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। ओके, तो पहला कारण है डायरेक्ट insolation is received throughout the year by the southern slopes of the Himalayas. Second, temperature here remains relatively high, और यहाँ पर टेम्परेचर भी relatively high रहता है northern slope के कंपैरिजन में, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, southern slope receive more rainfall, इसके साथ साथ जो southern slopes हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। So due to all these 3 reasons, dense vegetation are found on the southern slopes of the Himalayan region. Now let's move to the 9th question. 9th क्वेश्चन है, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर ह्यूमन्स। ये क्वेश्चन हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वनों के लाभ बताइए, फॉरेस्ट के लाभ क्या है, तो वही हमें लिखने हैं, कोई भी आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम 6 7 राइट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन, फॉरेस्ट मेंटेन वाटर साइकिल एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल। ये वाटर साइकिल को मेंटेन रखते हैं, साथ साथ बारिश लाने में सहायक होते हैं ये। सेकेंड जो एडवांटेज है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट्स आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। ये बाढ़ को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है वो मिट्टी को बांधे रखती है, और बाढ़ हैवी रेनफॉल के एरिया होते हैं वहाँ पे बाढ़ काफ़ी हद तक कंट्रोल में होती है। फॉरेस्ट्स आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो वाइल्ड लाइफ है उनके नेचुरल हैबिटेट होते हैं, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। ओके, तो फॉरेस्ट है उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं। फोर्थ वन, फॉरेस्ट्स आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन है मिट्टी का कटाव है, जिसको हिंदी में मृदा अपरदन बोलते हैं। जो मिट्टी का कटाव है, चाहे वो हैवी रेनफॉल एरिया हो, चाहे वो राजस्थान के जैसा एरिया हो, तो वहाँ पर फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फिफ्थ वन, वी गेट इंपॉर्टेंट हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। हमें
फॉरेस्ट से काफ़ी सारे हर्ब्स मिलते हैं जिसको हिंदी में जड़ी बूटियाँ बोलते हैं, तो इनकी एक मेडिसिनल वैल्यू भी है। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है जैसे पेपर इंडस्ट्री है या फर्नीचर इंडस्ट्री है, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है। एंड 7th वन, फॉरेस्ट्स आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन टू। फॉरेस्ट है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड अस द ऑक्सीजन एंड लेते क्या ये? दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इकोसिस्टम इम्बैलेंस? जो इकोसिस्टम इम्बैलेंस है उसके क्या कॉजेज है ये हमें बताना है। जो इकोसिस्टम में आजकल गड़बड़ा गया तो उसके कारण क्या है? पहला है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। लास्ट 100 ईयर्स की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है। अगर हम इंडिया की बात करें 1951 में इट वॉज जस्ट 36 करोड़ थी ये, अब देखिए 136 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो सोचिए कितनी तेज़ी से बढ़ी है। तो इसके कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पर प्रेशर बढ़ा है और सब कुछ इम्बैलेंस हो गया। सेकेंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉल्यूशन इंक्रीज्ड डे बाय डे, हैज़ इंक्रीज डे बाय डे। पॉल्यूशन है वो तेज़ी से बढ़ा है एंड दैट टू अफेक्टेड द इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको अफेक्ट किया नेगेटिवली वे। थर्ड है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण, शहर बड़े होते जा रहे हैं एंड अर्बनाइजेशन मीन्स मोर पॉल्यूशन, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, तो इससे भी इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़े हैं। फोर्थ वन, डिफॉरेस्टेशंस। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। डिफॉरेस्टेशंस किस लिए हो रहा है? वी नीड मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, एंड फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए या फिर जो एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़ अर्बन एरियाज़ के लिए, और इससे पेड़ों को काटा गया। इससे भी इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया। फिफ्थ वन, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सच एज द डैम्स, बांध बनाए जाते हैं, हाईवेज, रेलवेज, इस प्रकार के जब प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो इससे भी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ों को काटना पड़ा। सिक्स्थ वन, ओवर यूज ऑफ द केमिकल्स। वी आर ओवर यूजिंग द केमिकल्स इन वेजिटेशन, इन एग्रीकल्चर एंड इन अदर आइटम्स टू, और इससे भी पॉल्यूशन है वो बढ़ा है। सेवंथ वन, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज है वो हमारे लिए, वी कैन यूज दम, बट वी आर ओवर यूजिंग दम, हम उनको ओवर यूज करें एंड ओवर यूजिंग जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट आए हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस में। जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, वो सब कुछ इन्हीं कारणों के कारण है। नाउ दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका हमने ज्योग्राफी का मैप वर्क और हिस्ट्री का मैप वर्क है चैप्टर वाइज पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स है जिसको आप 30 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, सजेशन आते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, या फिर आपके सजेशन होते हैं टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा, या फिर हमें सुबह उठा नहीं जाता, इस टाइप की। तो आपके जितने भी सजेशन आते हैं कोशिश की जाती है कि उनके ऊपर वीडियो बना दी जाए। तो मैंने ऐसी ही वीडियोस काफ़ी सारी पब्लिश की है जो ज्योग्राफी गुरु स्पेशल प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है, उनको भी ज़रूर देखिएगा। अगर हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।